गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का किस प्रकार से समावेलन करवाते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का निर्माण का जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण करना। इसके अंदर 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज इन प्रमोशन स्टेज, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और थर्ड स्टेज होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल से समझाया था। इन सबसे पहले जो स्टेज है प्रमोशन स्टेज, उसके अंदर जो लोग कंपनी निर्माण के बारे में, कंपनी की स्थापना के बारे में विचार डेवलप करते हैं, उसके संबंध में या जो भी तैयारी करते हैं उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर की क्या कार्य हैं, क्या उसके ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, रेम्यूनरेशन किस प्रकार से है, लायबिलिटीज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रमोटर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम जो सेकंड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन, और थर्ड स्टेप है जो है कंपनी अपना व्यापार शुरू करना। ठीक है ना, यानी व्यापार शुरू करने की अवस्था। तो ये जो 2 स्टेज है ये अभी बकाया है, इनकॉर्पोरेशन का और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। आज के इस वीडियो में हम इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है इसमें भी जो 4 स्टेज है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन सी जो स्टेज है। सबसे है प्रिलिमिनरी स्टेज, स्टेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वह सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, पहला काम है कि आपको प्रारंभिक जो तैयारी है वह करना है। उसके बाद जो सेकंड काम है वो कंपनी के समावेलन के लिए जो रजिस्ट्रार है उसके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और नेक्स्ट है जो थर्ड स्टेप में स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन बाय ROC। अब देखिए, जो थर्ड स्टेप है उसमें जो कंपनी रजिस्ट्रार है वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करता है। और जो लास्ट स्टेज है उसमें इशू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, मैं ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेज या स्टेप कह सकते हैं हम, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये इनकॉर्पोरेशन में
4 स्टेप्स या स्टेजेस होती है जिन्हें फॉलो किया जाता है कंपनी के समामेलन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आप प्रारंभिक तैयारी करते हैं। क्या क्या तैयारी करना है? डॉक्यूमेंट सबमिशन करने से पहले, ठीक है ना, वो सब प्रिलिमिनरी स्टेज में आ जाएगा। फिर सेकेंड जो स्टेप है उसमें देखिए सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। जो कंपनी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसका प्रोसेस। फिर थर्ड जो स्टेप है उसमें स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय आरओसी। कंपनी रजिस्ट्रार है, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आपने रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सभी को क्या करता है? चेक करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। यदि वो सही पाए जाते हैं, यदि वो पर्याप्त है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। फोर्थ स्टेज में क्या है? इश्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अंदर वह कंपनी के पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर देता है। इस प्रकार से ये 4 प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है उनकी पालना जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी स्टेप्स, ठीक है ना, यानी जो प्रारंभिक कार्य क्या है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। तो मैं आप इनको चाहे तो लिख सकते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है ना। ये एक प्रकार से पहला प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में। और इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिसाइडिंग द काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है, डिसाइडिंग द काइंड ऑफ कंपनी। कंपनी के का यदि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकॉर्पोरेशन करवाना है, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रकार की कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक है वो 1 पर्सन कंपनी के रूप में या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के रूप में है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ये रजिस्ट्रेशन उसे जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद ही जो है वो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। अब जहाँ तक हम बात करें तो उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी प्राइवेट है या फिर वो पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा, या फिर ओपीसी। ओपीसी भी एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड ये लायबिलिटी के संबंध में है कि सीमित दायित्व के आधार पर कंपनी का पंजीयन, या फिर अनलिमिटेड जो लायबिलिटी है उसके आधार पर कंपनी का पंजीयन करवाना है। तो ये सब डिसाइड करना पड़ता है प्रमोटर्स को कि वो किस प्रकार की कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। और इसमें भी क्या है, बहुत सारी और अदर बातें हैं, मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली समझा रहा हूँ कि जैसे लिमिटेड बाय गारंटी होगी या लिमिटेड बाय वारंट जो है लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। तो किस प्रकार की कंपनी आप स्थापित करने जा रहे हैं, आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, ठीक है।
फर्स्ट काम डिसाइडिंग द काइंड्स ऑफ कंपनी। ओके, अब सेकंड जो कार्य है उसको हम समझते हैं कि क्या करना है। डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, डिसाइडिंग द प्लेस of registered office। अब देखिए जो नेक्स्ट काम है कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को निर्धारित करना। अब ये सेकंड काम है और ये इसलिए जरूरी है कि यदि कंपनी के साथ कोई पत्राचार किया जाता है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है, कोई व्यक्ति, तो वो किस पते पर वो है वो पत्राचार करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इसके लिए उसका एक निर्धारित एड्रेस भी होना जरूरी है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि यदि आप जब तक कंपनी का समामेलन नहीं होता है उस समय तक यदि आपके पास कोई एड्रेस फिक्स नहीं है, ठीक है, जहां पर आप कंपनी का हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में उस कार्यालय को स्थापित करेंगे, आपके पास अभी तक प्लेस आपने डिसाइड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम उस कंपनी का हेड ऑफिस किस स्टेट में होगा, उस राज्य का नाम, स्टेट का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। यदि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि स्टेट कौन सा होगा जिसमें कंपनी का पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऑफिस स्थापित किया जाएगा, तब भी ठीक है। आप वो स्टेट डिसाइड कर सकते हैं केवल, और जो एक प्रकार से एड्रेस है, एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो आप रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के बाद में भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक कोई टेम्परेरी एड्रेस जिस पर कोई भी व्यक्ति पत्राचार या कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके वो देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि जो प्रमोटर्स है वो अपना खुद का एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जब तक कि कंपनी अपने अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक उस पते का या एड्रेस का यूज किया जाता है। उसके बाद जो भी हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में एड्रेस डिसाइड किया जाएगा उसका यूज कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पस के लिए किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड काम है, ऑब्टेनिंग DIN बाय प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स। ऑब्टेनिंग DIN बाय प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट काम है इंपॉर्टेंट, कि जो संभावित संचालक हैं, प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो है प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए वो क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और वहां से ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार के जो डायरेक्टर हैं उनकी पहचान संख्या होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है उन सबको DIN नंबर है वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो डायरेक्टर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है obtaining digital signature by obtaining digital signature by prospective डायरेक्टर्स या फिर प्रमोटर्स।
अब देखिए, आजकल जो ये प्रक्रिया है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, वो ऑनलाइन हो गई है। और इस प्रक्रिया के अंदर जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो वह एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है, ठीक है ना। यानी जो आप जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ROC है, उसके पोर्टल पर या जो उसका प्लेटफॉर्म है, उस पर आप ऑनलाइन जो है आवेदन करते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के अंदर क्या सिस्टम होता है कि आपके पास जो सिग्नेचर करना जरूरी है उस डॉक्यूमेंट पर, तो सिग्नेचर के लिए क्या है, एक ऑथेंटिकेट जो तरीका है वो क्या है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर ये ऐसा सिग्नेचर होता है जिसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, कि जैसे आप अपने एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपके जो साइन होते हैं वो क्या है, स्कैन करके अपलोड कर दिए जाते हैं। लेकिन उन सिग्नेचर्स के अंदर कोई भी व्यक्ति क्या है, परिवर्तन कर सकता है। जहां पर आप फॉर्म फिल करवाते हैं, ई-मित्र संचालक है, वो उनका मिसयूज कर सकता है, किसी दूसरे फॉर्म में भी वो सिग्नेचर अपलोड कर सकता है। आप कैसे रोकेंगे उसको। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि आपके पास एक प्राइवेट की होती है, जिसका यूज करके आप वो डिजिटल सिग्नेचर है उसको अटैच कर सकते हैं फॉर्म के साथ, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये साइन नहीं किए हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने अपलोड कर दिए। तो इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जिसका यूज किसी डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर। तो जो भी है व्यक्ति, चाहे उसमें प्रमोटर हो या कोई डायरेक्टर हो, तो उसके पास डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके लिए वह जो भी IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें जो अथॉरिटी डिसाइड किया, उस अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा, और वहां से डिजिटल सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करेगा, ठीक है, ताकि डिजिटल सिग्नेचर कर सके। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग and reserving the name of company selecting and reserving the name of company अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना, कि कंपनी का नाम सेलेक्ट करना और उस नाम को रिजर्व करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जनरली क्या है, एक तो शामिल है डिसाइडिंग द नेम ऑफ कंपनी, डिसाइडिंग द नेम ऑफ कंपनी, उसके बाद सबमिशन एप्लीकेशन, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर डिजायरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, and reservation of name of company। और इसके लिए आप जो INC, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, कंपनी का नाम डिसाइड करना, कंपनी का नाम क्या होगा।
उसके लिए आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से नाम है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। एक प्रकार से जैसे आप कोई XYZ लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी शुरू करना चाहते हैं, यदि इस नाम से पहले ही कंपनी एग्जिस्ट है तो आप ऐसा नाम डिसाइड नहीं कर सकते। नेम के बारे में कि नाम कैसा होना चाहिए कंपनी का, इसके बारे में हम डिटेल से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में यानी पार्षद सीमा नियम का जो चैप्टर है अलग, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नाम कैसा होना चाहिए, क्या कोई एग्जिस्टिंग नेम है उससे मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो एक प्रकार से अनडिजायर्ड नेम बताए हैं उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो ऐसा आभास करवाए, ऐसा प्रतीत करवाए कि ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है या सरकार के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो नाम आप डिसाइड करेंगे वो नाम एक प्रकार से यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। और ये चेक करवाने के लिए आप जो रजिस्ट्रार है उसके पास आवेदन करते हैं, रजिस्ट्रार उसमें सबसे पहले तो क्या चेक करते हैं और आप जो नाम सबमिट करते हैं उसमें क्या है लगभग 10 नाम होते हैं एक ऑर्डर में, ठीक है ना। कि आप फर्स्ट में ये चाहते हैं, यदि ये नहीं मिलता है तो दूसरा ये चाहते हैं, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा आप ये चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑर्डर में आप नंबर जो नेम है प्रपोज नेम उनको सबमिट करते हैं, तो वो चेक करता है रजिस्ट्रार कि कौन सा अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, ठीक है ना, वो तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि ऑलरेडी आपने जो नाम प्रपोज किए हैं वैसा नाम नहीं है तो फिर वो आपको वो नाम अवेलेबल करवा देता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या है 60 दिन तक रहता है, 60 डेज तक, यानी 60 डेज तक आप कंपनी के उस प्रपोज नाम का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। 60 डेज तक किसी को भी वह नाम अलॉट नहीं होगा, ठीक है ना। यदि आप 60 डेज के बाद तक यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो रिजर्वेशन है नाम का वो समाप्त हो जाता है। यदि आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, ठीक। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट ये 5 पॉइंट है प्रिलिमिनरी स्टेप्स में, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स के उसके हम अब लिखेंगे। आप पहले चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद, उस नाम को रिजर्व करवाने के बाद, वो है ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम। ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम। अब देखिए ये मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पार्षद सीमा नियम है जो एक्सटर्नल लिमिटेशन या बाउंड्री है वो डिसाइड करता है कंपनी के लिए। एक प्रकार से ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या कंपनी कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ठीक है ना। किस लिमिट तक जो है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर सकती है। और इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए जो प्रमोटर्स है वो CA, CS या जो एडवोकेट्स है उनकी हेल्प ले सकते हैं। और यदि कोई कंपनी चाहे तो देखिए प्राइवेट कंपनी है उसको तो अपना खुद का मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो टेबल शेड्यूल फर्स्ट में टेबल दी है A, B, C, D और E। ये देखिए 5 टेबल दी गई है कंपनी एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में।
तो उन टेबल में से किसी भी टेबल को अपने मेमोरेंडम के तौर पर पब्लिक कंपनी है वो सिलेक्ट कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, या चाहे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। पर प्राइवेट कंपनी को अपना खुद का मेमोरेंडम तैयार करना जरूरी है। तो ये है ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स, ठीक है ना। ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए भी जो है CA/CS है या एडवोकेट है, उनकी हेल्प ली जा सकती है। और प्राइवेट कंपनी को अपने खुद का जो है आर्टिकल्स प्रिपेयर करने होते हैं। पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो जो शेड्यूल फर्स्ट में टेबल FGHI और J, ये 5 टेबल दी गई है F से लेकर J तक। उसमें से कोई सी भी टेबल है वो अपने आर्टिकल्स के तौर पर अडॉप्ट कर सकती है और या उसमें परिवर्तन करके भी अडॉप्ट कर सकती है। ये किनके लिए है? ओनली फॉर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को अपना खुद का मेमोरेंडम, खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट नंबर में, वेटिंग ऑफ द ड्राफ्ट, वेटिंग ऑफ द ड्राफ्ट बाय ROC। अब देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन आपको सबमिट करने होते हैं। और कई बार क्या है कि कई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है, कोई कहीं पर साइन नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट कम अटैच किए हैं, ठीक है, तो उस कारण से आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो डिले हो जाती है और कई बार आपके आवेदन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रार से एक बार चेक करवा लें, उनसे एक प्रकार से वेटिंग करवा लें, प्रमाणित करवा लें, वैलिडेट जांच करवा लें, ताकि यदि कोई कमी है तो उसको पहले ही रजिस्ट्रार बता दें। आप एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करते हैं तो आप टीचर से या कॉलेज से पहले ही पूछ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो फिल करने हैं, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हैं। यदि क्योंकि पहले से यदि कोई कमी रहती है तो हम बता सकते हैं, या कंपनी के केस में रजिस्ट्रार है वो बता सकता है, ताकि बाद में गलती नहीं हो। इसलिए वेटिंग करवाई जाती है। वेटिंग का मतलब एक प्रकार से जांच करवाना है। जो भी आपने दस्तावेज तैयार किए हैं उनकी किससे जांच करवाएंगे? ROC से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ताकि बाद में जब उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए करें या अप्लाई करें तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं हो, आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या है, जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किए हैं, ये कंपनी के एक प्रकार से चार्टर डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण दस्तावेज या प्रलेख में से एक होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स का जो कंपनी एक्ट में जिस प्रकार की गाइडलाइंस है, जो फॉन्ट उसमें बताया गया है, जो फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट पे प्रिंटिंग करवाना है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है, एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके बाद है स्टैंपिंग। अब देखिए, स्टैंपिंग का मतलब क्या है? स्टैंपिंग का मतलब है रेवेन्यू स्टैंप लगाना।
ये एक प्रकार के गवर्नमेंट की फीस होती है, ठीक है ना। जो आप डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए, मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगवाना है। एक प्रकार से जो कोर्ट में जो टिकट होती मिलती है, ठीक है ना, कोर्ट फीस के नाम से जानते हैं, रेवेन्यू टिकट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टैंप लगाते हैं, सॉरी जो स्टाम्प होता है, स्टाम्प पेपर 500 का, 1000 का, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, तो उसका आप यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप एक प्रकार से गवर्नमेंट की फीस होती है, वो उस पर जो है स्टैंप उसकी लगाई जाती है। ये अलग अलग फीस की अलग अलग स्टैंप आती है, जैसे डाक टिकट होती है उसी प्रकार की। तो ये स्टैंपिंग करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये स्टैंपिंग किस प्रकार से होगी, जितना जो रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डेटिंग। डेटिंग का मतलब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स है उस पर डेट अंकित करना है, ठीक है ना। जो भी डेट आप उस पर मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट पर, ठीक है ना, तो उस डेट से ये पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा डॉक्यूमेंट सबमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो उस डेट के बाद ही हो सकता है। नेक्स्ट obtaining signature of सब्सक्राइबर्स। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उसके बाद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उस पर जो कंपनी के मेंबर है या जो एक प्रकार से अभिदाता है, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो मेंबर बनेंगे, उन सब के उस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना जरूरी है। और यदि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 सदस्यों के साइन जो मेमोरेंडम या आर्टिकल पर होना जरूरी है। यदि पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 सदस्यों के साइन होने जरूरी है, और यदि ओपीसी है तो एक व्यक्ति के साइन से भी ये काम चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे obtaining consent of nominee, obtaining consent of nominee। अब देखिए ये है केवल इन ओपीसी, इन ओपीसी ओनली, ठीक है ना। यदि कोई ओपीसी कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, तो उस केस में क्या होता है कि एक ही सदस्य होता है। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो एक प्रकार से अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसके बिहाफ पर कार्य कौन व्यक्ति काम करेगा, तो उसके लिए नॉमिनी का नाम है वो उसमें जो है रजिस्टर किया जाता है। जो भी व्यक्ति नॉमिनी बनना चाहता है तो उसका कंसेंट जो है वह भी प्राप्त करना है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन, ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन as to compliance with legal requirement
with legal requirement अब देखिए इस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं या जो सीएस है, कंपनी सचिव, ठीक है ना, या जिसमें सीए है और एडवोकेट है, आईसीडब्ल्यू है, ये लोग क्या है एक्सपर्ट होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के काम से। तो इसमें एक प्रोविज़न है कि जो भी लीगल पर्सन है जैसे सीए, सीएस या एडवोकेट है, उनसे क्या एक इस प्रकार का जो डिक्लेरेशन है वो प्राप्त करना है कि जो भी कंपनी के संबंध में जो भी कानूनी औपचारिकता है उनको पूरा कर लिया गया है, इस प्रकार के डिक्लेरेशन प्राप्त करना। और इसके साथ ही जो ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनसे भी ये डिक्लेरेशन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्टेनिंग। यहां पर याद रखें आप डिक्लेरेशन सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यू, एडवोकेट, इनमें से किसी एक से, और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनसे डिक्लेरेशन जो है प्राप्त की जाती है, ठीक है। इस 14 स्टेप में 15 में क्या है, ऑब्टेनिंग एफिडेविट, ऑब्टेनिंग एफिडेविट फ्रॉम subscribers and the persons named as first director, अब देखिए जो सब्सक्राइबर कंपनी के प्रथम संचालक बनना चाहते हैं उनसे एक एफिडेविट, शपथ पत्र लिया जाएगा। शपथ पत्र किस बारे में होगा कि उन्होंने कंपनी के प्रमोशन के संबंध में किसी प्रकार का जो है गलती या जानबूझकर लापरवाही है, ठीक है ना, वो नहीं की है, किन्हीं तथ्यों को नहीं छुपाया है, ठीक है, इस बारे में। साथ ही उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन के समय में कोई अपराध है नहीं किया है या ना ही किसी अपराध के संबंध में उन्हें दोषी पाया गया है। देखिए यदि ये लोग हैं, इन्होंने पहले कंपनी के संबंध निर्माण के संबंध में कोई अन्य कंपनी के निर्माण के संबंध में कोई फ्रॉड किया है, अपराध किया है और उसमें उन्हें सजा हुई है, तो ये यहाँ पर घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो भी बात है, इसके अलावा उन्हें किसी भी अपराध में कोई जो है फ्रॉड में या कोई मिसविजेंस है उसमें दोषी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट ये सबमिट कर रहे हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डॉक्यूमेंट की करेक्टनेस, सत्यता के संबंध में ये जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के द्वारा जो है सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ऑब्टेनिंग particulars of subscribers। अब देखिए इसके बाद जो कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं उन सभी व्यक्तियों से उनका नाम, उनका सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका नेशनलिटी और अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके संबंध में वो सब प्राप्त किए जाएंगे, वो जानकारी कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट
obtaining particular interest and consent of डायरेक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो कंपनी के प्रथम संचालक बनेंगे उनकी जानकारी कलेक्ट की जाती है, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और उनकी कंसेंट ली जाती है कि वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर कोई हॉबी है, आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, उन्हें ज़्यादा क्या नाम है वो मिठाई खाना पसंद है, घूमना पसंद है, इस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पूछा जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब कि वो कितने कंपनियों के अंदर डायरेक्टर का पद उन्होंने ग्रहण कर रखा है, डायरेक्टर के पद पर वो कार्य कर रहे हैं, इस बात की कंपनी के जो फॉर्मेशन में उनका क्या इंटरेस्ट है, डायरेक्टर बनने में क्या इंटरेस्ट है, इच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो जानकारी कलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे obtain approval of the sectoral regulators, obtaining approval of sectoral regulator। अब लास्ट जो स्टेप है प्रिलिमिनरी स्टेज या स्टेप्स में, उसमें है कि जो भी सेक्टोरल रेगुलेटर है, किस नियामक संस्थाएं हैं, उनसे अप्रूवल प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी शुरू करना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस बिजनेस को भारत में कौन जो है कंट्रोल करता, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो IRDA है, IRD है, वहां से उनको एक अनुमति या परमिशन लेटर प्राप्त करना पड़ेगा। यदि कोई बैंकिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें RBI से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से RBI से अनुमति लेना, फिर यदि कोई अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहता है तो उन्हें सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो भी उस एरिया में जो रेगुलेटर है, नियामक संस्थाएं हैं, वहां से अप्रूवल प्राप्त करना भी जरूरी है। तो ये सभी कार्य कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक प्रकार से 18 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सब कार्य कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं और इन्हें हम प्रिलिमिनरी जो है एक्टिविटीज या प्रिलिमिनरी जो स्टेप्स के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट स्टेप है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ROC के बारे में पढ़ेंगे।